नमस्कार। मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। तमेव माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। पर हम आज बात कर रहे हैं माताओं की। मुझे लगता है कि मेरी एक कविता की लाइन है कि बहुत कुछ हो जाता है माँ के होने भर से, माँ का होना ही होता है बहुत कुछ होना। तो हम मातृशक्ति की बात कर रहे हैं। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और चूंकि चुनाव है तो चुनाव में निश्चित रूप से हम देखते हैं कि मातृशक्ति की जो भूमिका है वो निर्णायक सी हो रही है। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति निर्णायक भूमिका में है। 2019 के चुनाव में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 67.18% रहा, जबकि पुरुषों के मतदान का प्रतिशत 67.02 रहा। साफ है कि चुनाव में महिलाओं के मतदान का जो प्रतिशत था वो बढ़ा है। यही कारण है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक लेते हुए अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने की हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। इसी को ध्यान में रख के केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना, तो मध्य प्रदेश में लाडली बहनी योजना, महिला मुखिया के को नगद भुगतान और मुफ्त बस यात्रा योजना ने कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में सफलता का स्वाद चखाया था। कांग्रेस ने 5 न्याय में नारी न्याय को भी शामिल किया है। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना से महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। सभी राजनीतिक दल इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी आधार पर बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रही है कि महिलाओं का वोट उनके ही खाते में जाएगा। राजनीतिक दलों का महिलाओं के प्रति झुकाव ने यह तय कर दिया है कि महिला मतदाता ही तय करेंगी कि सत्ता के गलियारे में कौन चहलकदमी करेगा। यह भी बताएंगी कि जनता को की आवाज उठाने के लिए मैदान में कौन होगा। इस बार अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को संसद में देखा जा सकता है। उसकी झलक प्रत्याशियों की सूची में देखने को मिलेगी। सभी ने आधी आबादी को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि राजनेता इस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात का जो मुद्दा सामने आ रहा है, आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से या देश का हम परिदृश्य देखेंगे कि हमारी माताएं बहनें जिस तरीके से पीड़ित हुई हैं, शिकार हुई हैं तमाम तरह की हिंसाओं की, तो अब उनमें एक पहले की अपेक्षा ज़्यादा जागरूकता आई है कि किस तरीके से जो 20 साल की शिवराज जी की सरकार रही हो, वही अब मोहन यादव जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लगातार इनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, लगातार इनके कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके प्रतिशोध के बदले में आज हमारी माताएं बहनें और अधिक जागरूक हुई हैं और बढ़ चढ़कर हमने देखा कि उनका मतदान प्रतिशत हुआ है। और ये लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है कि आज लोग अपने हक अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और सरकार से सवाल जवाब करना चाहते हैं। देखिए, नर से बढ़कर नारी एक नहीं, 2 मात्राएं जो कहा जाता है, ये सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि भारतीय जनता पार्टी इसको सिद्ध करती है। और हाल ही में अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया संसद में। इसके अलावा जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 से ही उन्होंने नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए काम करने शुरू कर दिए। फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर जो है घर घर शौचालय की योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, इन सभी योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अग्रसर। जी, तो नारी सशक्तिकरण के लिए दोनों ही दल जो हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जैसे आम आदमी पार्टी की भी हमने बात की, सब नारी सशक्तिकरण के लिए चिंतित भी हैं, योजनाएं भी लेके आए हैं और कह रहे हैं कि हम इनका कल्याण करेंगे। स्त्रियां इस बारे में क्या सोचती हैं तो चुनाव में पता चलेगा। पर हम उसके पहले सबसे पहले हमारे साथ जो हैं गुंजन चौकसे जी जुड़ी हैं बीजेपी की, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अवनीश भार्गव जी हैं कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। और राकेश, तो आपका भी स्वागत है। तो चलिए हम सबसे पहले गुंजन जी आप ही से, चूंकि हम स्त्री शक्ति की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ चूंकि गुंजन जी हैं तो हम स्त्री से ही शुरुआत करते हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो महिला मतदाताओं को, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर हैं, किस तरह से उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पिछले चुनाव में महिला मतदाताओं ने ही विधानसभा में आपके लिए बड़ा रोल प्ले किया था और भाजपा उसने बड़ी जीत दर्ज की थी? देखिए मिश्रा जी, सर्वप्रथम आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो रहा है, महिला का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान। और ये जो शब्द नहीं है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से यथार्थ भी किया है। महिला सम्मान की अगर मैं बात करूं तो चाहे केंद्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, महिलाओं के सम्मान में, उत्थान में, सशक्तिकरण में, उनको समृद्ध बनाने में, उनको सुरक्षित रखने में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई कमी नहीं रखी है। सशक्तिकरण का पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे सर्वप्रथम, तो उस समय 2007 उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए थे, जिस लक्ष्मी योजना के तहत 13 लाख से ऊपर लक्ष्मियों को उसका लाभ मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लाडली बहना योजना लेकर आई मध्य प्रदेश में सरकार, जिसमें करोड़ों बहनाओं के खाते में पैसे गए, 5,000 करोड़ से ऊपर की अधिक की राशि महिलाओं के खाते में दिए जा रही है। ये सशक्तिकरण का मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रही हूँ। केंद्र की मैं अगर बात करूँ तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 33% रिजर्वेशन संसद में महिलाओं के लिए लेकर आई। तो आपने देखा जिस तरह महिलाओं को देश चलाने में ही भागीदारी देने का काम किसने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह दिखाता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, समृद्ध करने के लिए कोई भी कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। प्रधानमंत्री की अगर मैं एक और खूबी की बात करूं तो उन्होंने जब द्रौपदी मुर्मू जी का चयन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, एक आदिवासी महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पर किसी ने बैठाया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया था। कितनी हितकारी योजनाएं चल रही है, मातृ योजना की बात कर ले या हम विधवा पेंशन योजना की बात कर ले, हम कई योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पे महिलाओं के हितों को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है और केंद्र में 10 वर्षों में महिलाओं को एक सेंटर पॉइंट रखा गया है। मोदी जी 4 वर्ग की बात करते हैं, अगर हित की जब बात होती है कि महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों जाति की बात करते हैं कि सर्वप्रथम अगर कोई जाति है जिनका सशक्तिकरण होना, उत्थान होना, कल्याण होना, तो वो इन जातियों का होना है। मुस्लिम महिलाओं के हित की अधिकारों की अगर किसी ने बात की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। तो तलाक जैसे कानून को हटाकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की भी उन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखें, महिलाओं को एक अलग से परसेंटेज दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश में चलाई है, जब महिलाओं के नाम पर बात होती है, उनके नाम पर घर किए जाते हैं। रिबेट की अगर बात करूँ तो रेवेन्यू में, तो महिलाओं को मध्य प्रदेश में परसेंटेज तय किया है। अगर महिलाओं के नाम पर अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको टर्म स्टैम्प भरना पड़ेगा। तो ये सिखाता है कि महिलाओं को कैसे हमेशा सेंटर में रखकर योजनाएं बनती हैं, चाहे घर के सिलेंडर को देखा जाए या देश के चलाने की संसद को, हर जगह महिलाओं को इक्वल ध्यान दिया गया है, महिला उत्थान में काम किया गया है। और सर्वप्रथम मैं आखिरी बात अपनी कहना चाहूंगी, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी कर रही है काम महिलाओं के सम्मान के लिए। आज महिला का सम्मान अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में, और अगर महिला का कहीं अपमान है तो वो कांग्रेस में है। वो बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगी मैं, जिस तरह कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं अपनी भाषा शैली से, चाहे दिग्विजय सिंह जी को देख ले, हम कमलनाथ जी को देख ले, हम रणदीप सुरजेवाला जी का बयान सुन ले कि उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए कहा था, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए होता है। हम भारतीय महिला प्रवक्ता सुप्रिया सिंह जी का भी बयान है, दोहराना नहीं चाहूंगी, जिस पर उन्होंने एक मंडी के रेट पूछे थे कमलनाथ जी के, जो उन्होंने इस तरीके की गंदा अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस एक तरफ कहाँ महिलाओं के सिर्फ अपमान में लगी हुई है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के उत्थान में और महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। आया कि भाजपा के आने के बाद महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाओं के लिए योजनाएं बनी हैं और उनको सेंट्रल पॉइंट में रखा गया है, फोकस रखा गया है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश भार्गव जी हैं, जिनके पार्टी की सर्वोच्च पद पे महिला है, सोनिया गांधी जैसी महिला उनके पार्टी का नेतृत्व करती रही हैं और बहुत सारी महिलाएं आपके संगठन में रही हैं। पर क्या वजह है कि धीरे धीरे भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करती, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान भाव नहीं है, कुछ नेताओं के कमेंट्स को ये लोग कोट करते हैं। तो
क्या ये पुरुषवादी मानसिकता केवल कांग्रेस में है कि ये पूरे देश में है कि महिलाओं को लेकर लोग हल्की बात करते हैं? कहीं पर भी जब मेल डोमिनेटिंग समाज होता है तो वो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है कि कांग्रेस के कल्चर में ये शामिल हो गया? अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अविनाश जी चालू कीजिए। हेलो, जी जी, आप मेरी आवाज बोलिए। आ रही है? जी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी को सुन रहा था। उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी में की और लगातार सम्मान मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को जो सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का कहाँ देखिए, उमा भारती के रूप में मुख्यमंत्री दिया और 2003 का चुनाव लड़ा। उमा भारती जो इस तरीके से काम कर रही थी और उनको हटा के तत्काल 1 साल के अंदर ही और मुख्यमंत्री दूसरे पुरुष वर्ग को बना दिया गया। आपने भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का उपयोग किया, मैं इसको बता रहा हूँ। उनका चेहरा सामने रखा। बाद में आप 2004 के बाद से देखेंगे तो महिलाएं मध्य प्रदेश में कहाँ गई देख लें। महिलाओं के नाम पे लाडली लक्ष्मी बहना और महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान, जो इसी नाम के जाने जाते थे कि मामा थे पूरे मध्य प्रदेश के, उनका क्या असर हुआ मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश और देश की जनता ने देखा। क्या आप लाडली लक्ष्मी और लाडली बहने वाले लाने वाले, लगातार महिलाओं के लिए काम 18 साल तक करने वाले, यदि आपने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता थी कि आपको बाहर का रास्ता दिखा के नया मुख्यमंत्री का चयन मध्य प्रदेश में करके दिखाया। अभी भोपाल की सांसद की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो भी उमा भारती की बहन ही लगती हैं, उनके साथ क्या असर हुआ? उनको भगवा वस्त्र के नाम पे और सनातन के नाम पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ाया गया और जब उनका उपयोग हो गया, लगा कि भगवा वस्त्रधारियों को कोई काम नहीं है, तो उमा भारती जी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी दोनों बंगले में बैठ के आपस में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने क्या असर उनका किया है, ये देखने की बात है। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, गुंजन जी, प्रदेश का नेतृत्व, गुंजन जी, मैं गुंजन जी आपके बीच में नहीं बोला, बड़ी गुंजन जी थोड़ा आप सुन लीजिए ना। सच थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सुनना पड़ता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति महिलाओं के नाम पे करना चाहती है, उनके वोट लेना चाहती है और अनर्गल आरोप लगाने से गुंजन जी आपको कोई साफ नहीं कर देगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा महिलाओं के लिए काम किया है। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से वोटों की राजनीति का काम करती है, महिलाओं को ठगने का काम करती है, योजनाओं के नाम पे ठगने का काम करती है। महिलाओं के आरक्षण की हम जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण की बात शुरू की थी। उनको 33% राजीव जी के समय आरक्षण मिला और 50% का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने लगातार स्थानीय निकाय में दिया। और अब जब विधानसभा चुनाव की बात हम करते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, पार्टी के संगठन में महिलाओं को लाने की बात करते हैं, तो लगातार कांग्रेस पार्टी इसमें काम कर रही है। इनकी मूल संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की, उसमें महिलाओं के लिए कोई भी सदस्य महिला नहीं बन सकती। आरएसएस में आरएसएस का प्रमुख महिला नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल संस्था है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है। वो टीवी डिबेट में बैठ के गुंजन चौकसी जी डिबेट में तो कर सकती है, लेकिन योजना बनाने में महिलाओं का कोई रोल नहीं रह सकता। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कितनी महिलाएं, महिलाओं का आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई। जब संसद और लोकसभा में आरक्षण की बात आई और जब बिल पारित किया गया तो सभी पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी उस पर रोक लगा दी कि 2026 के बाद, जनगणना के बाद इसको चालू किया जाएगा। इसको तत्काल अमल में लाना चाहिए था। यदि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग नहीं होते तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की हरकत नहीं करता जो कि पूरे देश में किया जा रहा है। चाहे संसद सदस्य में महिलाओं का आरक्षण की बात हो, विधानसभा महिलाओं का आरक्षण की बात हो, उनको उचित स्थान दिलाने की बात हो, नौकरियों में आरक्षण की बात हो, 50% नौकरियों में आरक्षण की बात आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो उनका स्थान मिलना चाहिए वो भी स्थान अभी तक उनका तय नहीं हुआ कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी और महिलाओं को कितने प्रतिशत के अनुपात में उनको आरक्षण मिलेगा। तो जो ठगी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के नाम पे किया है, वो लगातार बयानबाजी करके, जिस तरीके से कहते हैं कि कांग्रेस ने बयान दिए,
मैं कहता हूं जो सरकार काम कर रही हो केंद्र में, जो राज्य में काम कर रही हो, उनको महिलाओं के उत्थान की योजनाएं गिनाना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। यदि आप विपक्ष की भूमिका में होते तो आप आरोप लगा देते। आप केंद्र में 10 साल से सरकार में, मध्य प्रदेश में आप 19-20 साल से सरकार में, महिलाओं की वास्तविक स्थिति का आप आकलन करेंगे, आर्थिक स्थिति का आकलन करेंगे, उनको विकलांग बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको पैरे पे खड़े होकर नौकरी देना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी लागू नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा भी नहीं है कि महिलाओं को सम्मान मिले और उससे अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सके। जी अविनाश जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं अविनाश भाई कि महिलाओं को सम्मान मिले, ये जैसे कुछ अभी गुंजन जी बीच में कह रही थी कि आपके कुछ नेताओं को कोट कर रही थी कि वो महिलाओं का कई बार अपमान करते हैं अपनी टिप्पणियों में। तो जब कांग्रेस की एक परंपरा है कि आप महिलाओं को 50% आरक्षण भी देना चाहते हैं, पंचायती राज में भी आपने दिया, नगरीय निकाय में भी दिया, आपने आरक्षण का, महिलाओं के आरक्षण का स्वागत भी किया, उसमें आपने वोट भी किया, पर क्या वजह है कि ये जो कुछ नेता हैं ये महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणियां क्यों करते होंगे? देखिए सुभाष जी, महिलाओं पर टिप्पणी की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी तोड़ मड़ोड़ के पेश करती है जी। यदि टिप्पणी कर रहे हैं, कोई आपको गलत टिप्पणी लगती है तो आप उस पर बात करिए, डिबेट करिए, आप उन पर प्रकरण दर्ज कर दीजिए। जब कोई ऐसी बात नहीं की, आप बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करके राजनीतिक फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कोड करते हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, काम करने वाले लोग अलग होते हैं और वक्तव्य को तोड़ मड़ोड़ करके गुंजन जी, चलिए गुंजन जी से पूछ लेते हैं। गुंजन जी को, गुंजन जी बहुत देर से कुछ कहना चाहिए। गुंजन जी बोलिए। चलिए गुंजन जी से समझते हैं। जिस तरह मिश्रा जी, अवनीश जी ने जिस तरह अपने पूरे वक्तव्य में क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने तो शब्द इस्तेमाल किया कि यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं इस पे निंदा करती हूँ और इसका खंडन करती हूँ। महिला के लिए उपयोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये कांग्रेस की मानसिकता हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी में महिला का सम्मान दोनों कार्यकाल में कितना महिलाओं को सम्मान मिला, कितनी महिलाओं को नौकरी मिली है, कितना महिलाओं को स्वावलंबन की योजनाएं लागू की गई है। अविनाश जी थोड़ा आप शांत रहें। अविनाश जी थोड़ा गुंजन जी को बोलने देते हैं, फिर आप बोलिएगा। उसका जवाब कुछ नहीं आ रहा है। इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तो रणदीप सुरजेवाला जी का बयान आपने शायद सुना नहीं रखी थी। एक बार आप सुनिए सभा में, आपकी कांग्रेस की सभा में, जहाँ उन्होंने हेमा मालिनी जी को काटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उपयोग किया है, जहाँ मुझे शर्म आती है बोलते प्रतिष्ठित चैनल पे। आप उसकी निंदा नहीं करते, आप उसको महिलाओं के सम्मान में महान नहीं बन सकते। पाएंगे क्या? वो भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जिस तरह दिग्विजय सिंह ने राइटर बोलते हैं या कमलनाथ की आपकी नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार ने महिलाओं को कितना स्थान दिलाया, आप उस पर डिबेट करिए, आप चर्चा करिए। फिर हम कांग्रेस पार्टी को उपलब्धि बताएंगे, भविष्य में कांग्रेस की योजनाएं बताएंगे। ये चुनाव के समय डिबेट हो रही है, इसमें सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। मेरा क्या कहना है, चलिए थोड़ा एक मिनट गुंजन जी, अविनाश जी थोड़ा रुकते हैं। हम अपने सहयोगी राकेश शर्मा से पूछना चाहते हैं। राकेश, ये जो महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो रही है और लग रही, तो किस तरह से महिलाओं को प्रभावित करने के लिए दोनों ही पार्टियां या बाकी पार्टियां किस तरह से बातचीत कर रही हैं? और जो अभी अविनाश जी कह रहे थे और जो गुंजन जी भी कह रही थी, मैं आपसे वो बात कह रहा हूँ कि कुछ एक दो लोग होते हैं जो इस तरह का कोई बयान दिए, उसमें पार्टी में कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस में होगा, कि बीजेपी में होगा, कि आप पार्टी में होगा, कोई जिसको महिलाओं को लेकर कई बार बहुत तरह की टिप्पणियां लोग करते हैं, वो मेल डोमिनेटिंग समाज का हिस्सा है। हम उसको बहस का मुद्दा नहीं बना रहे, हम ये बहस का मुद्दा बना रहे हैं कि महिलाएं क्यों कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ अपने को एफिलेटेड समझती हैं, या वोट करने के लिए वो उधर जाएंगी और वो इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होगी। हम इस पे बात कर रहे हैं। तो राकेश, तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या महिलाएं जो हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं? देखिए सुभाष जी, यदि बात की जाए, यदि पुराने समय से बात की जाए, तो एक वक्त वो था कि जब जो महिला की जो सोच होती थी वो पुरुष के पीछे चलती थी।
यानी जैसा पुरुष सोचता था वैसे ही महिलाएं सोचती थी और उसी सोच के साथ वो आगे बढ़ती थी। देखिए वक्त बदला है, दस्तूर बदला है और समाज में जो बदलाव आए हैं, उस समाज में बदलाव आने के साथ साथ जो है राजनीति में भी जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए अब बात की जाए तो आधी आबादी को लेकर ये जिस प्रकार से पिछले 10 साल में 20 साल में जो जिस प्रकार से तमाम जो कवायद सरकारों ने की है, केंद्र सरकार ने की है, राज्य सरकारों ने की है, तो ये देखने को मिलता है कि आधी आबादी भी अब उतनी सतर्क हो गई है, सजग हो गई है, उसकी सोच समझने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। और यही कारण है कि जैसी 18 साल की बच्ची होती है, 18 साल की लड़की होती है, उसका नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यानी कहा जा सकता है कि पुरुषों की अपेक्षा जो है बच्चियों के जो नाम है मतदाता सूची में जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो परिवार शुरू कर देता है। वो बच्चियां भी सजग होती है कि उनको मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सके। दूसरी ओर बात की जाए देखिए तो जिस प्रकार से आधी आबादी को साधने के लिए पिछले कई समय से यदि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिस प्रकार से लाडली बहना योजना का जो क्रियान्वयन किया गया था वो बच्चियों को उनके जो भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो उसी को लेकर देखते हुए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन किया था। लेकिन बाद में जब यदि बात की जाए अभी कुछ दिनों ही पहले जिन्होंने लाडली बहना योजना को जो क्रियान्वयन किया और उसके माध्यम से महिलाओं के खाते में 1000 रुपए और 1000 के बाद फिर 1250 रुपए देने की जो कवायद शुरू की गई है, ये महिलाओं को एक सशक्त करने की कवायद शुरू की गई, वो भी बीजेपी सरकार द्वारा। हालांकि देखिए केंद्र सरकार द्वारा भी अलग योजनाएं रहती है जिसके माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त करने की कवायद रहती है। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो एनडीए की सरकार ने जो कवायद की, यूपीए की सरकार ने जो कवायद की, वो तमाम अलग अलग सरकारों ने जो काम करा है वो देखने को मिलता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जाए। देखिए आरक्षण का मुद्दा हो गया, ये एक राजनीतिक बहस हो गई है कि महिलाओं को उनकी जो हिस्सेदारी है उनको आरक्षण के हिसाब से कितना परसेंट आरक्षण दिया जा सकता है, उसको लेकर एक जो है बड़ी राजनीतिक बहस हो सकती है। लेकिन यदि अभी चुनाव के समय यदि बात की जाए तो राजनीतिक लिहाज से बात की जाए तो महिलाओं को साधने की कवायद दोनों ही दल करते हैं। कारण साफ है क्योंकि दोनों ही दल चाहते हैं कि वो जो आधी आबादी का जो वोट बैंक है वो उनके हिस्से में आए। हालांकि देखिए एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी जो काम कर रही है महिलाओं के लेकर वो देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार की जो बयानबाजी सामने आती है चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो किसी के भी माध्यम से होती है, वो एक बड़ा वर्ग वो महिलाओं को प्रभावित करती है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किसी प्रकार के कोई टिप्पणी की गई उसको भी लेकर जो है महिलाएं, चूंकि अब देखिए टेलीविजन बात की जाए या सोशल मीडिया की बात की जाए तो तमाम ऐसे बयान जो होते हैं वो उनके मोबाइल में नहीं, चूंकि उनके एंड्रॉइड फोन के माध्यम से वो देख रही हैं कि कौन नेता जो है किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। उसी कारण से जो है महिलाएं भी उसी पार्टी की ओर झुकाव रख रही हैं कि कौन पार्टी जो है उनको मान सम्मान दे रही है, उनके हितों में जो है उनके हितों को लेकर योजना लेकर आ रही है। देखिए यदि बात की जाए 1951 के बाद से जो चुनाव हुए हैं उसमें जरूर कह सकते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ना शुरू हुई थी और अभी भी जो है महिलाओं की हिस्सेदारी चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए उनकी हिस्सेदारी जो है। ठीक है राकेश मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। गुंजन जी, राकेश जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दोनों ही पार्टी प्रयास कर रही है, तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बीच में ऐसा क्या भाजपा कर रही है या किया है कि जिससे महिलाओं को लगे कि नहीं ये हमारे लिए 2 कदम आगे बढ़ के काम कर रही है? जी सर्वप्रथम तो मैं इलेक्शन के माध्यम से सिर्फ अपनी बात रखूंगी। 29 सीटों में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 मुख्य सीटों में महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, प्रतिनिधि उतारा है। वहीं अगर हम कांग्रेस को देखें तो मात्र 1 महिला को टिकट दी है। तो महिला सशक्तिकरण की सिर्फ कागजों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है, उसको धरातल पर भी लेकर आती है, जमीनी तौर पर भी काम करती है। महिलाओं सम्मान में कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कमी नहीं रखी है, चाहे वो सम्मान की बात हो, अभिमान की बात हो या योजनाओं की बात हो। जिस तरह अभी हमने सुना योजनाएं, अगर मैं यहाँ गिनती शुरू कर दूंगी तो शायद 2 घंटे भी कम पड़ेंगे जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी चला रही है। प्रशिक्षण की योजना की भी बात करें, अग्नि जी कह रहे थे प्रशिक्षण नहीं देते हैं, कई प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, लोन की सुविधा दी जा रही है, स्टार्टअप में महिलाओं को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जहाँ पे महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने पुलिस में शिकायत कहा
ठीक है गुंजन जी, इलेक्शन की भी बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिक्स की भी बात करें तो वहाँ पे आज आप देख रहे मैं हैं, गुंजन जी थोड़ा आपको रोकूंगा। अविनीश जी, ये जो गुंजन जी कह रही हैं कि आप बात तो कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण की, पर जब आपको कांग्रेस को टिकट देने का मौका आया तो कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार को टिकट दी है, इन्होंने 6 को दी है। दोनों ने ना तो 50% महिलाओं को टिकट दी है, ना 33% को दिए, पर हाँ कांग्रेस ने 1 को दी है, बीजेपी ने 6 को दी है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ आप आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ जब कैंडिडेट ढूंढने की बात आती है तो आपको चुनाव में उतारने के लिए 29 में एक ही महिला मिलती? देखिए सुभाष जी, ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में कितने महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया और कितने भारतीय जनता पार्टी ने दिए, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है जी। महिलाएं हमसे भीख नहीं मांग रही है कि पुरुष लोग टिकट दे रहे हैं कि आप बताएं कि 5 हुए कि 6 हुए कि 1 हुए। हम उनके पैरों पे खड़े करना चाहते हैं कि वो लीडरशिप डेवलप करें, वो कहें, वो निर्णय करें, पुरुष लोग कहें कि हमें पुरुषों को कितने टिकट मिले। बात नेतृत्व की ये नहीं है आपने कह दिया 6 टिकट दे दिए तो आप महिला उत्थान के लगातार काम कर रहे हैं। आपने 10 साल में महिलाओं को कितना उचित स्थान राजनीति में दिलाया, कितनी मुख्य धारा में लेके आए। यदि आज भी आप उसको भीख की तरह कहते हैं कि हमने 6 टिकट दे दिया, आपने बहुत बड़ा उत्थान, महिलाएं बड़ा सरसाट कहेगा, आपका एहसान मानेगा, आपने हमको बहुत कुछ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये उनके साथ एक राजनीतिक तौर पर साफ सुथरी राजनीति होगी या उनको राजनीतिक न्याय चलिए मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि टिकट कितनी ही मिले, पर दोनों ही पार्टियां महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं लाएंगी और जमीनी स्तर पे महिलाएं जो है वो बराबरी का हक पाएंगी। आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।